हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्कार और आप सबका मेरे YouTube चैनल क्यूरियस फिजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द 7th चैप्टर ऑफ योर फिजिक्स बुक और चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो बेसिक थीम है बेटा वो क्या है, जहां पे लास्ट चैप्टर एंड किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसी के बाद जस्ट लास्ट पार्ट था उसका एसी जनरेटर। और एसी जनरेटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आई थी, अगर आपको याद होगा, वो क्या थी, एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। और वहां पे उसको लिखा था हमने ई इज इक्वल टू ई मैक्स इज इक्वल साइन ओमेगा टी, ऐसा करके कुछ लिखा था। तो वहीं से ये वाला चैप्टर स्टार्ट होता है। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को किसी पर्टिकुलर एरिया में चेंज करते हैं तो वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और उस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के तीन तरीके थे। अगर याद होगा, फाई एम को लिखा जाता था वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स को, याद होगा, बी ए कोस थीटा। या तो बी को चेंज करेंगे, या तो एरिया को चेंज करेंगे, या तो थीटा को चेंज करेंगे। ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो इस पर्टिकुलर पूरे चैप्टर में जो आपका थीटा से चेंज करके जो मैग्नेटिक फ्लक्स अभी चेंज हो रहा है, और वहीं से आ रहा है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। और उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू आई थी वो कुछ ऐसी आई थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और जो अभी करंट यहां से आएगा, जो करंट यहां से आएगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलने का मतलब है जो करंट आपका चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इफ करंट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट पर्टिकुलर करंट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। क्या मेरी बात समझ में आई? अब तक जो आपने स्टडी किया वो था आपका डायरेक्ट करंट। जो करंट है, दो टाइप का जो करंट आपने, एक टाइप का जो करंट जो अब तक पढ़ते आ रहे थे उसी से रिलेट करके यहां भी स्टडी करेंगे, लेकिन वो जो करंट था वो था आपका डायरेक्ट करंट। जो करंट है जो दो टाइप का है, एक है आपका डायरेक्ट करंट, ठीक है, एंड सेकंड वन इज अल्टरनेटिंग करंट। Alternating current. And the main property of this direct current is not changing or not varying with time. Not varying with time. And this alternating current is varying or changing with time. Changing with time. Are you getting my point? For example, if you want to draw this direct current in a graph with respect to time, if this is time, then if this is the value of current, this is direct current. This is direct current. Direct current is not changing with time, but this particular alternating current, this is time, changing with time. It is changing with time. You can say that this particular current can move like this. This particular current can move like this. This waveform, इस पूरे चैप्टर में हम इसी फॉर्म में फाइंड करेंगे जिसको बोला साइन वेव। ऐसे जो करंट है आपका क्या टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और टाइम के साथ वेरी कर रहा है मतलब अल्टरनेटिंग करंट। टाइम के साथ वेरी कर रहा है मतलब अल्टरनेटिंग करंट। क्या मेरी बात समझ में आई? जो डायरेक्ट करंट है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट जो है वो टाइम के साथ वेरी करता है। सेकंड चीज क्या है, जो अल्टरनेटिव करंट है, जो रियल लाइफ में जो आपके हाउस होल्ड में जो सप्लाई आती है, जो सारी चीजें आती हैं, वो आपका अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल की फॉर्म में ही सप्लाई की जाती है। तो बोलने का मतलब है जो अब तक जो पढ़ा, हाँ वो ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में हम अब अप्रोच करें मतलब अल्टरनेटिंग जो करंट है वो मूव करता है।
और वो किससे, साइन वेव की फॉर्म में मूव करता है आपका अल्टरनेटिंग करंट। क्या मेरी बात समझ में आई? अब जब हम किसी वेव को स्टडी करते हैं तो कुछ एक चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपने 11th क्लास के लास्ट चैप्टर में जो वेव है, ठीक है, वेव से रिलेटेड आपने कुछ एक चीजें पढ़ी होगी, लेकिन यहां पे याद रखना कुछ एक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। उसमें से एक आती है आपका सबसे पहले टाइम पीरियड, जो बाय डिफॉल्ट यहां पे क्वेश्चन में यूज हो सकता है। टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन बाय अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। इट इज डिनोटेड बाय टाइम टेकन बाय wave to complete one cycle. And next one is frequency. Frequency, or you can denote it by this term nu. The frequency is the number of cycles complete in one time period. The number of cycles completed in one time period, and it is also denoted by 1 by t, and its units are hertz. SI यूनिट्स के होते हैं, इसके हर्ट्स होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, पहले से पता होनी चाहिए ये सारी चीजें, ताकि बीच में कोई भी क्वेश्चन आए तो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एक और चीज आती है जो आप डिफाइन करते हो, जिसको बोलते हो एंगुलर स्पीड। क्या बोलते हो? एंगुलर स्पीड, जिसको डिनोट करते हैं हम ओमेगा से। ओमेगा क्या होती है? एंगुलर स्पीड। अगर उसको फ्रीक्वेंसी से रिलेट किया जाए तो उसको लिखते हैं आपका 2 पाई और ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्योंकि बीच में क्वेश्चन में यूज होगा तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड। तो ये कुछ एक चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। बेसिक डेफिनेशन जो अब तक सीखा कि जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें जो आपका जो करंट है वो आपका वेव फॉर्म में या फिर साइन वेव की फॉर्म में मूव करता है। बात समझ में आ गई? मतलब टाइम के साथ चेंज होता है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे आपका जो करंट है वो भी चेंज होता है। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई है? ओके, नेक्स्ट कुछ एक जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में जो थ्योरी है, वोल्टेजेस एंड करंट्स दैट वेरी विद टाइम आर कॉमन। ओके, इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई वेरीज लाइक अ साइन फंक्शन विद टाइम। जो मेन सप्लाई है, चाहे वो करंट है, चाहे वो पोटेंशियल है या ईएमएफ है, वो आपका टाइम के साथ वेरी करते हैं। सच अ वोल्टेज इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट ड्रिवन बाय इट इन अ सर्किट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ओके, क्या मेरी बात समझ में आई? अब बेटा कुछ एक बातें और जो आपकी बुक में लिखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम अल्टरनेटिंग करंट करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि साइन वेव को स्टडी करना कुछ भी हो, लेकिन जो अब तक पढ़ा डायरेक्ट करंट, जो भी उसकी अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन रियल लाइफ में यूज होता है। तो लेकिन रियल लाइफ में भी यूज क्यों होता है? सबसे पहली बात इसमें क्या होता है कि इट इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन इजीली बी चेंज्ड, जो बाद में पढ़ेंगे। अल्टरनेटिव voltages can easily be changed. Easily be changed means if you can increase the value of alternating voltage or you can reduce the value of alternating voltage with the help of transformers. जो ट्रांसफर इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसमें क्या है? अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस आपकी चेंज कर सकते हो आप, है ना। एंड इजी टू ट्रांसफर these currents or voltages in long distances. And last one is energy loss is minimal. That's why we use alternating current and alternating voltages in our day-to-day life. Okay, are you getting my point? इतना ज्यादा मतलब चैप्टर छोटा सा है,
लेकिन क्या कि रियल लाइफ से जुड़ा हो तो उसको बोल सकते हो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही एक क्वेश्चन है, जिसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जिसको हम डे टू डे लाइफ में पढ़ते हैं। इंडिया में जो आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई आती है, जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज की सप्लाई आती है, वो आती है आपका 50 हर्ट्ज, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी इंडिया में जो आती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो होती है आपका इंडिया में जो आती है वो है 50 हर्ट्ज। ओके, और जो यूएसए वगैरह में होती है आई थिंक वहां पे होती है 60 हर्ट्ज। ठीक है, आर यू एबल टू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब एक एक करके जैसे एनसीईआरटी में दिया वैसे सोल्व करने की ट्राई करते हैं। नेक्स्ट आता है एसी वोल्टेज अप्लाइड एंड रजिस्टर। जब आप एसी वोल्टेज को अप्लाई करते हो किसी रजिस्टर में तो क्या क्या चीजें आती हैं? तो पहले अगर सर्किट डायग्राम की बात करें तो कुछ ऐसा सर्किट है और उसको डिनोट किया है किसी रेजिस्टेंस, उसको कनेक्ट किया है किसी रेजिस्टेंस आर से, और ये जो साइन होता है ऐसे करके साइन, ये साइन डिनोट करता है आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज पावर सोर्स। ठीक है, ऐसे करके साइन, जो वहां पे पढ़ते थे बैटरी का साइन, यहां पे पढ़ते हो आप ऐसा वाला साइन। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर यहां तक मेरी बात समझ में आ गई बेटा तो अब सिंपल लिखेंगे, यहां पे जो आपको पोटेंशियल दिया होगा वो किस फॉर्म में दिया होगा? ऑब्वियस सी बात है वो आपको साइन वेव की फॉर्म में दिया होगा। तो यहां पे पोटेंशियल V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी, एंड if this is, then due to this energy source the current will be according to Ohm's law will be Vm by R sin omega t, and Vm by R will be Im sin omega t. Omega is angular speed, t it at a particular time, and R is the resistance, and Vm and Im, here the Vm and Im are the maximum values of potential and current, are the maximum values. Are you able to understand my point? These are the maximum values. Okay, now if someone asks you, अगर कोई आपसे पूछे कि what is the average value of current and this particular potential in a circuit, अगर इसको देखोगे आप कि जो पोटेंशियल है वो कैसे मूव कर रहा है, अगर आप देखोगे यहां पे, अगर इसको मैं बनाऊं वेव फॉर्म में बनाने की ट्राई करूं, आगे वैसे मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, अगर मैं बनाने की ट्राई करूं तो वेव फॉर्म में पोटेंशियल जा रहा है कुछ ऐसे, है ना, इसने एक सर्कल कंप्लीट किया और ये मैक्सिमम वैल्यू मान लो आप Vm, ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में और नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में, और जो करंट की वैल्यू है वो है आपका Vm बाय R, अगर वो जाएगी तो कुछ ऐसी जाएगी, है ना, but here this is the value of current, this is the value of current Im. You can say this is the potential, this is the maximum end, and this is the whole curve is of V and this is of I. ऐसे मूव करेगा आपका पोटेंशियल एंड करंट, ठीक है, एक पर्टिकुलर साइकिल जब कंप्लीट करेगा। यहां पे जब होता है तो यहां पे टाइम होता है आपका T/4, यहां पे टाइम होता है T/2, यहां पे टाइम होता है 3T/4, एंड यहां पे आपका कंप्लीट पूरा कर लेता है। ठीक है, छोटी छोटी बातें जो आपने वेव जब लास्ट क्लास में किया होगा तब भी किया होगा। यहां पे एंगल होता है 90 डिग्री, यहां पे एंगल होता है 180, यहां पे होता है 270 और 360, मतलब पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया। ये छोटी छोटी बातें भी आपको पता। तो जब रेजिस्टेंस के अक्रॉस किसी अल्टरनेटिव पोटेंशियल को जोड़ा जाए तो वो ऐसे कुछ मूव करता है, ऐसे कुछ मूव करता है। मतलब बोलने का मतलब है कि जब पोटेंशियल जीरो होगा तो क्या करंट भी जीरो होगा,
और जब पोटेंशियल मैक्सिमम होगा तो क्या करंट भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, ऐसी चीज को बोलते हैं इन केस ऑफ रेजिस्टिव सर्किट, इन केस ऑफ अल्टरनेटिव पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एंड करंट आर इन फेज, पोटेंशियल एंड करंट इन दिस, जब दोनों की वैल्यू सेम टाइम पे जीरो हो रही हो और दोनों की वैल्यू सेम टाइम पे आपकी मैक्सिमम हो रही हो, इन दिस केस, तो फॉर रेजिस्टिव सर्किट, फॉर रेजिस्टिव सर्किट the potential and current are in phase. Are in phase means both have same values, for example maximum and zero at same time, दोनों सेम तरीके से चलते हैं, दोनों सेम तरीके से चलते हैं। ओके, but here the average current, what is the value of average current for a whole cycle? Average current will be जीरो, एक पार्ट के लिए जीरो और एक पार्ट के लिए पॉजिटिव, एक पार्ट के लिए नेगेटिव, दोनों को ऐड कर लोगे तो जीरो आएगा। एवरेज पोटेंशियल इज ऑलवेज ऑल्सो जीरो, बट पावर जीरो है कि नहीं, पावर जीरो है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। अब अगर पावर जब लिखने जाते थे तो पावर कैसे लिखते थे बेटा, जब पावर लिखने जाते थे तो कैसे लिखते थे, जब पावर लिखने जाते थे तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। पावर का फॉर्मूला अगर आप देखोगे, पावर लिखने जाते थे, पावर का फॉर्मूला क्या होता था आपका, V इंटू आई। यहां पे V क्या है, Vm साइन ओमेगा टी, आई क्या है, Im साइन ओमेगा टी। ओके, आर यू एबल टू गेटिंग माई पॉइंट, Im hence the Vm, इसको मैं लिख सकता हूं Vm इंटू Im, Vm इंटू Im एंड साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। इसको मैं फिर लिख सकता हूं Vm Im 1 माइनस कोस ऑफ, दिस इज जस्ट, ये क्या है, एक आपकी एक मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, नहीं हो तो याद कर लेना, और डिवाइड बाय 2, इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं। और जब मैं इसको लिखूंगा फिर क्या हुआ, मेरे को क्या निकालनी है, पावर की एवरेज वैल्यू निकालनी है। जब P एवरेज निकालना है तो मेरे को इसका एवरेज पता होना चाहिए, और इसका एवरेज होता है जीरो, इसका एवरेज क्या होता है, जीरो फॉर अ कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल। तो फिर बचा क्या, फिर बचा आपका Vm Im डिवाइड बाय 2, Vm Im डिवाइड बाय 2, ऐसे मैं लिख सकता हूं। और अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं, और वो तो हो गया जीरो, तो ये आई आपकी P एवरेज, ये क्या आई आपकी P एवरेज। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, P एवरेज इज इक्वल टू, Vm को क्या लिख सकता हूं मैं, Im इंटू आर, Im इंटू आर, Im डिवाइड बाय 2, कैसे करके कर सकते हैं, Im स्क्वेयर इंटू आर डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। क्या मेरी बात समझ में आई? ये आता है आपका P एवरेज, जो आपका हमेशा डिसिपेट होगा अक्रॉस दी रेजिस्टेंस इन दी फॉर्म ऑफ हीट, इन दी फॉर्म ऑफ हीट। यहीं से स्टार्ट किया था, आई स्क्वेयर आर हम करते हैं, और आपको आपकी बुक में शायद आई आर से किया, लेकिन यहां पे आपका आया आई एम स्क्वेयर बाय आर। अब क्या हुआ यहां पे, ये तो आ गया P एवरेज, समझ में आ गया कि इतना पावर लॉस होता है, पावर लॉस जीरो नहीं होता है, ये बात मेरी समझ में आ गई आपको। अब क्या हुआ, अब इस चीज जो आपने जो पढ़ा है वो तो सिंपल पढ़ा है, आई स्क्वेयर आर। क्या पढ़ा है आपने, आई स्क्वेयर आर। तो एक नई टर्म्स लेके आए ताकि आप एसी में जो भी फॉर्मूला बने उसको आप डीसी से कंपेयर कर सको, या फिर डायरेक्ट करंट जो अब तक पढ़ते आए थे। ठीक है, तो एक टर्म अभी लाई गई जिसको बोला गया आई आर एम एस, या फिर एक और जिसको बोला गया वी आर एम एस, आई आर एम एस। एक नई चीज लाई गई, आई आर एम एस।
IRMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या नाम है उसका, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आई? अब यहां पे क्या हुआ, IRMS को डिफाइन किया गया, IM जो निकालते आए थे ऊपर तक, IM डिवाइड बाय अंडर रूट 2, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो आपको मिल रही है उससे डिवाइड बाय रूट 2 किया तो आपको क्या मिला, IRMS। अगर मैं उसमें तो फिर मैं कैसे लिख सकता हूं, IM को मैं कैसे लिख सकता हूं? अगर आप देखोगे तो क्या उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर आप देखोगे इस फॉर्मूले को अगर मैं देखूं कैसे लिख सकता हूं, और अगर मैं इस फॉर्मूले को अब इस तरीके से लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं मैं IM बाय रूट 2 इंटू IM बाय रूट 2 इंटू R। क्या मैं लिख सकता हूं रूट टू क्या होता है 2 और IM और इसको क्या लिख सकता हूं मैं IRMS इंटू IRMS इंटू R डिवाइड बाय सिंपल। तो इसको सिंपल क्या लिख सकता हूं मैं IRMS होल स्क्वायर इंटू R, और IRMS को डायरेक्टली हम I भी बोल देते हैं, I स्क्वायर R। जो अब तक सीखा ये उसी को लिखने का एक और तरीका है, क्या मेरी बात समझ में आई? ताकि आप इसको डायरेक्ट करंट से कंपेयर कर सको। तो हमेशा याद रखना जो IRMS होगा, हमेशा याद रखना IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी जो I मैक्सिमम डिवाइड बाय रूट 2, जिसको मैं 0.707 IM भी बोल देता हूं। सेम टर्म्स में, सेम लाइंस में आएगी आपकी VRMS, वो आएगी आपकी 0.707 VA। क्या मेरी बात समझ में आई? और हाउस होल्ड में हर जगह जो आपको वैल्यू दी होती है वो RMS वैल्यू ही दी होती है। बोलते हैं ना कि आपके घरों में सप्लाई कितनी है, अगर घरों में सप्लाई की बात आती है तो वो होती है 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट का मतलब क्या, वो IRMS वैल्यू ही दी होती है। जहां भी कहीं भी आपका I मैक्सिमम और V मैक्सिमम वैल्यू नहीं दी होती, वो आपको निकालनी पड़ती है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? सिंपल सी बातें समझ में आना चाहिए कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को क्यों लिखा गया, क्यों इन चीजों को डिराइव किया गया, क्यों ये आपकी पिक्चर में आई। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो सेम तरीके से आप पावर लिखने के ये सारे तरीके हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम जो ऊपर दिया था जो हमने बना लिया, ठीक है, जो हमने समझ भी लिया। सिंपल क्या है आपका कि R इन फेज, इतना याद रखना, फॉर रजिस्टिव सर्किट पोटेंशियल एंड करंट R इन फेज। R इन फेज बोलने का मतलब है कि दोनों की वैल्यू सेम टाइम पे 0 होती है और दोनों की वैल्यू सेम ही टाइम पे क्या होती है, मिनिमम होती है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, कहीं ना कहीं पे आप ऐसा बोल सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई है? यहां तक आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इंक्रीज हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वोल्ट फॉर 220 वोल्ट सप्लाई। जब तक लिखा ना हो क्वेश्चन में तो मान के चलना कि वो RMS वैल्यू है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा, अगर फॉर्मूला तो क्या होता था, पावर इज इक्वल टू VI है, और VI को मैं कैसे लिख सकता हूं, V स्क्वायर बाय R भी लिख सकता हूं। तो V स्क्वायर यहां पे कितना है, 220 स्क्वायर डिवाइड बाय R, और पावर कितनी है 100 इज इक्वल टू 220 स्क्वायर डिवाइड बाय R। तो क्या R मैं निकाल सकता हूं, और R यहां से वैल्यू आएगी आपका, R की वैल्यू आएगी 484 ओम। कितनी वैल्यू आएगी, 484 ओम। क्या मेरी बात समझ में आई है? सिंपल कैलकुलेशन है। अगर मैं बी पार्ट में देखूं, बी पार्ट में पूछा है द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स एंड द RMS करंट थ्रू द बल्ब। अगर पीक वोल्टेज पूछा है, पीक मतलब VM पूछ रहा है, और हमें पता है कि VRMS इज इक्वल टू VM बाय रूट 2, और यहां पे V की वैल्यू कितनी दी है 220 और VM पूछा है, तो सिंपल हो जाएगा आपका
maximum is equal to V is 220 root 2 is 1.41, it will come out to be approximately 311 volt. 311 वोल्ट मैक्सिमम वैल्यू होगी। सी पार्ट अगर आप देखोगे द आरएमएस, यहां भी क्या पूछा है, रूट मीन स्क्वायर, और जब रूट मीन स्क्वायर पूछा है तो यहां पे आप सिंपल पावर के थ्रू निकाल सकते हो, आई इंटू वी। ठीक है, पावर कितनी है 100 एंड आई कितना है, आई आपको निकालना है, और वी कितना है 220, पी इज इक्वल टू आई वी, और सिंपल आपका आई आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 220, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी आपका, जिसकी वैल्यू जहां तक इसकी वैल्यू आएगी आपकी 100 डिवाइड बाय 220, सो वैल्यू विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.484 एम्पियर, 0.484 एम्पियर। कैलकुलेशन पार्ट चेक कर लेना, सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला की पता होना चाहिए कि जब भी आपको आरएमएस और जो पीक वैल्यू है, मैक्सिमम टाइम आपको आरएमएस वैल्यू ही दी होती है, आरएमएस वैल्यू ही, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही दी। इनको क्यों डिफाइन किया गया, क्योंकि आप क्या कर सको, जो आपका जो करंट और उनको मतलब एसी वाली चीजों को भी आप डायरेक्ट करंट की फॉर्म में समझ सको, डायरेक्ट करंट की फॉर्म में समझ सको। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके, आगे चलते हैं। आगे आता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेजेस बाय रोटेटिंग वेक्टर्स या फिर फेजर। फेजर क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है, चीजों को समझने का तरीका है। यहां पे क्या किया गया, जो पोटेंशियल है और जो करंट है, उन दोनों के बीच में पहले एंगल दिखा। यहां पे तो बात करिए जो रेजिस्टेंस के केस में है कि वोल्टेज और पोटेंशियल, वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल क्या है, यहां पे जीरो। क्या एंगल है दोनों के बीच में, जीरो। और दोनों कैसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। जो फेजर जो है, अगर उसको आप वर्टिकल एक्सिस में ड्रॉ करोगे, कहां पे ड्रॉ करोगे, वर्टिकल एक्सिस में अभी ड्रॉ करोगे, तो वो वैल्यू देगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके पोटेंशियल की और करंट की। यहां पे अगर आप देखोगे तो V को अगर मैं यहां पे अगर प्रोजेक्ट करता हूं वर्टिकल एक्सिस पे, कहां पे करना है प्रोजेक्ट, वर्टिकल एक्सिस पे अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूं तो मेरे को क्या वैल्यू देगा, ये Vm sin ओमेगा T1। ओमेगा क्या है, उस फेजर के घूमने की एंगुलर स्पीड, और T1 क्या है आपका टाइम। और यहां अगर इस ग्राफ में भी देखोगे आप, तो ये वाली वैल्यू यहां पे ये पहुंचा है। कि मेरी बात समझ में आई? और सेम आपका करंट के केस में, बोलने का मतलब है कि यहां पे आपका पोटेंशियल और जो करंट है, उन दोनों के एक वेक्टर की फॉर्म में लिया है, और इनको वो ओमेगा से घूम रहे हैं। अब जब वो कहीं भी होंगे, उसका जो प्रोजेक्शन है, मतलब ऐसे है, तो सीधी लाइन कहां पे डालनी है, वर्टिकल एक्सिस पे। कहां पे डालनी है, वर्टिकल एक्सिस पे। जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वो वैल्यू देगा आपको Vm sin ओमेगा T की, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है। तो इतना समझ में आता है कि एसी पोटेंशियल और एसी जो करंट है वो आपका टाइम के साथ मूव करता रहता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी वैल्यू होगी, वो कैसे पता चलेगा, उसको ड्रॉ करना है आपको, उसको मतलब उसकी जो प्रोजेक्शन है वो बनानी है आपको, कहां पे, इन वर्टिकल एक्सिस पे। मेरी बात समझ में आई? और ये तो हमने पहले ही सीख लिया जो सेकंड डायग्राम है। ठीक है, कि मेरी बात समझ में है? तो यहां पर सिंपल सा लिख सकते हैं, इट विल गिव द magnitude of current and potential at a particular time, at a particular time। क्या मेरी बात समझ में आई? And in this case we will, the magnitude is the value of magnitude will be the projection of potential and current
and current at the vertical axis. At the vertical axis. क्या मेरी बात समझ में आई है? थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस उसकी जो प्रोजेक्शन है वही आपको पता होनी चाहिए। आगे और प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ में आएगा कि क्या यहां पे लिखा हुआ है। लेकिन यहां तक क्या मेरी बातें समझ में आई है? जितना अब तक समझाया क्या वो समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। इंडक्टर हमने लास्ट जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किया था तो वहां पे हमने स्टडी किया था कि इंडक्टर क्या होता है, ठीक है। इंडक्टर या फिर मतलब सेल्फ इंडक्टेंस वगैरह तो पढ़ा ही था। तो वहीं से आया था हमने हमारा एक जो थर्ड कंपोनेंट जिसको बोला हमने इंडक्टर। क्या बोला हमने? इंडक्टर। अगर सर्किट की बात करते हैं तो ऐसा कुछ सर्किट है मान के चलो, और इसमें एक इंडक्टर बना हुआ है, ऐसे लिखते हैं इंडक्टर को, ठीक है जी। इंडक्टर बना हुआ है और इस इंडक्टर को सप्लाई की जा रही है एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऐसी, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू मान लो आप V। क्या मान लो आप? V। और ये है आपका इंडक्टर, और सर्किट से माना कोई करंट पास कर रहा है I। क्या मेरी बात समझ में आई? और जो फैराडेज लॉ ने क्या बोला था? फैराडेज लॉ ने ये बोला था कि जितना भी पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वो कैसे प्रोड्यूस होगा? इसमें जितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा क्या वो जो चेंज इसमें लाएगा उसके ऑपोजिट होगा, है ना? -L di/dt। तो इसमें अगर मैं सर्किट इक्वेशन लिखता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं V - L di/dt इज इक्वल टू 0। ये भी आप बोल सकते हो कि जो पोटेंशियल सप्लाई किया गया, जो पोटेंशियल V या जो पोटेंशियल या बोल सकते हो एनर्जी है, याद होगा कि पोटेंशियल क्या होता था आपका? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो जो एनर्जी इस पोटेंशियल इस पर्टिकुलर सप्लाई या इस बैटरी ने सप्लाई करी वो सारी की सारी कहां पे कंज्यूम हुई? ये जो पर्टिकुलर इंडक्टर है इसमें जाके उसने कंज्यूम कर ली अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अगर मैं आगे लिखना चाहूं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट तो क्या लिखूंगा मैं? V इज इक्वल टू L di/dt। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर मैं V को लिखूं तो V को क्या लिख सकता हूं मैं? Vm sin ओमेगा t इज इक्वल टू L di। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं di इज इक्वल टू Vm/L, मैक्सिमम वैल्यू है ये, साइन ओमेगा टी, यहां पे di/dt, साइन ओमेगा टी dt। साइन ओमेगा टी dt क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे? जब मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी dt, क्या अगर मेरे को सर्किट में अगर करंट की वैल्यू चाहिए तो क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा मेरे को? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। di इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये दोनों कांस्टेंट है, Vm/L इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर di और आपको पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो di को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा? यहां पे मिलेगा मेरे को सर्किट में करंट, और वहां पे अगर जाऊंगा मैं तो Vm/L, और जब साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा? साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस, तो माइनस आगे आ गया कोस ओमेगा टी। और जब मैं मतलब चेन रूल से आगे चलूंगा तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो डिवीजन में आता है, ठीक है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यहां पे आएगा ओमेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है कि नहीं समझ में आई है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट और नॉट? अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज को देखूं, अगर मैं इसको और आगे लेके जाऊं तो तुम इसको कैसे लिख सकता हूं? Vm/ओमेगा/L, और मैं इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ सिंपल जो अभी ट्रिग्नोमेट्री है उसको यूज किया है, ओमेगा टी माइनस π/2 मीन्स 90 डिग्री। और I, अगर इसको मैं ओम्स लॉ से रिलेट करूं तो ये जो टर्म है आपकी
ऊपर तो Vm है, ऊपर तो पूरी आपकी अभी पोटेंशियल वाली टर्म है, लेकिन ये जो नीचे टर्म है ओमेगा एल, ये बिहेव करेगी एज अ रेजिस्टेंस, बिहेव एज अ रेजिस्टेंस, बिहेव एज अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन इंडक्टिव सर्किट, इन इंडक्टिव सर्किट, behave as a resistance in inductive circuit, that's why its name is inductive reactance। तो इसको नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया इंडक्टिव रिएक्टेंस, नाम है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। क्या नाम दिया गया इसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसके यूनिट्स होते हैं, द यूनिट्स ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस आर सेम एज रेजिस्टेंस एज ओम, एज रेजिस्टेंस एज ओम। और क्या पता चला इससे? दिस पर्टिकुलर चीज से ये भी समझ में आया कि अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, फिर ये जो सर्किट को ऐसे लिख देता हूं, I इज इक्वल टू आई एम, अगर मैक्सिमम वैल्यू है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू मीन्स 90 डिग्री। सो इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट, इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट जो करंट है आपका वो पोटेंशियल से कैसे चलता है? 90 डिग्री पीछे चलता है। बोलने का मतलब है कि अगर उसको मैं देखूं, अगर मैं V को लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा बेटा? Vm साइन ओमेगा टी, ऐसे ही था स्टार्टिंग में, Vm साइन ओमेगा टी ही था। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो बोला जो करंट है, करंट जो है वो पोटेंशियल से 90 डिग्री पीछे चलता है। कहां पे चलता है? 90 डिग्री पीछे चलता है। बोलने का मतलब इससे हमें यह समझ में आया, इन दोनों से हमको यह समझ में आया बच्चे कि इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट, इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट, इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट, in case of inductive circuit, current lags behind pi by 2, lags behind pi by 2 as compared to potential, are you able to understand my point? क्या मेरी बात समझ में आई? अगर दोनों के बीच में अब फेज एंगल कितना है, तो यहां पे एक और टर्म जो मैंने बताई, अगर दोनों के बीच में कितना है फेज एंगल? 90 डिग्री। कितना है फेज एंगल यहां पे? 90 डिग्री, और यू कैन से पाई बाई। जो रजिस्टिव सर्किट था वहां पे क्या दोनों साथ में थे? वहां पे क्या था साथ में? अगर आप यहां पे मैं दिखाना चाहूं आपको, जो दोनों थे वो कैसे थे? साथ में। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही इंडक्टिव सर्किट आया, अब दोनों साथ में नहीं है। जब इंडक्टिव सर्किट आया तो देखो, अगर उसका फेजर डायग्राम देखोगे तो कुछ ऐसा है। देखो V कुछ ऐसा है, ठीक है, V का वेक्टर फॉर्म यहां पे इसका वेक्टर फॉर्म में दिखाया, और I को दिखाया यहां पे, क्योंकि I 90 डिग्री पीछे चल रहा है उससे, 90 डिग्री पीछे चल रहा है उससे। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलने का मतलब है कि अगर किसी सर्किट में हमने पोटेंशियल सप्लाई किया, बच्चे, तो जो करंट है वो T/4 टाइम के बाद स्टार्ट होगा और T/4 टाइम के बाद ही खत्म होगा। अगर सेकंड डायग्राम को देखोगे आप, ये मतलब है इस डायग्राम का। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी? ठीक है। और ये तो सिंपल है, अगर हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे कहां पे? वर्टिकल एक्सिस पे, तो हमें क्या मिलेगा? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड मिलेगा। ठीक है, ये इस T1 टाइम पे इसका किसका? ये आपका करंट का मैग्नीट्यूड है, और ये आपका पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई कि नहीं? ठीक है, सिंपल लिखा है, बस याद रखना है कि फेजर डायग्राम और जो वेव फॉर्म है या जो ग्राफ है वो कैसे बनाना है। ठीक है, कि मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट आता है आपका पावर। जैसे हमने अभी रेजिस्टेंस में पावर निकाला था, यहां भी पावर निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, जब आप पावर निकालोगे, सिंपल याद रखना, पावर का फॉर्मूला अगेन Vm, वहां पे क्या था? Vm
साइन ओमेगा टी, और दूसरा आई एम की बात करते हैं, आई एम, और वहां पे क्या लिख सकते थे हम, आई एम क्या उसकी वैल्यू थी कॉस ऑफ, यहां पे अगर आपको याद होगा क्या थी, आई एम कोस ओमेगा टी, आई एम कोस ओमेगा टी, वो भी आपकी माइनस में, और इसको मैं लिखूं तो माइनस 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 बाहर आ जाएगा, वी एम आई एम साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं, तो वो आ जाएगा आपका साइन 2 ओमेगा टी माइनस वी एम आई एम डिवाइड बाई 2, और ये आ गया आपका साइन 2 ओमेगा टी, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ कंप्लीट average value of this average value over a complete cycle is 0. Complete cycle is 0. So the P average consumed, or you can say dissipated across the inductive circuit will be zero. सिंपल फॉर्म, अगर ये 0 हो गया तो आपका ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0, लेकिन जो रजिस्टिव सर्किट है उसमें 0 नहीं हुआ करती थी। क्या मेरी बात समझ में आई है? ठीक है, आई होप आपकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बड़ी होगी, लेकिन आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, रिएक्टिव इंडक्टेंस की कितनी वैल्यू आई थी, रिएक्टिव इंडक्टेंस की वैल्यू आई थी आपका ओमेगा एल, कितनी आई थी, ओमेगा एल। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सिंपल एग्जांपल, a pure inductor of 25 millihenry is connected to a source of this, find the inductive reactance and RMS current in the circuit if the frequency of the source is this। तो हम सिंपल फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे इंडक्टर की वैल्यू कितनी दी है, 25 इंटू 10⁻³ हेनरी, इसको मैंने एसआई में कन्वर्ट कर लिया। सेकंड लिखा है पोटेंशियल, ये आरएमएस दिया है, क्या वैल्यू दी है, आरएमएस 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 50 हर्ट्ज। और मैंने बताया अगर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा में कन्वर्ट करना है तो सिंपल 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट क्या पूछा इन्होंने, इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछी है इन्होंने। और इंडक्टिव रिएक्टेंस का अगर आपको फॉर्मूला थोड़ा सा भी याद होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस की अगर थोड़ी सी भी याद होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू 25 इंटू 10⁻³ तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 25 इंटू 10⁻³ और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कितनी आएगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो आएगी कुछ आपका, सिंपल सॉल्व करोगे इसको तो कितनी हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ये अगर देखोगे आप स्टार्टिंग में कितना हो गया, 100 हो गया, और ये रह गया आपका 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻³ so 25 you can say 10⁻, this value will become this, ये 10⁻² से कट हो गया तो वैल्यू आई 3.14 इंटू 25 डिवाइड बाय 10, so approximately value will come out to be 7.5 ohm। approximately इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, 7.5 ohm। and after that the RMS current is simply, if VRMS is given then IRMS will be 220 by resistance, inductive resistance will be 7.5, so its value will be approximately 28 28
ampere. You can check the calculation. You can check the calculations. Are you able to understand my point? Are you able to understand my point? Simple calculations and simple. RMS के केस में RMS को ही लगाना है, ठीक है। अगर RMS दिया तो उसको सिंपली आपका रेजिस्टेंस से ही डिवाइड करना है, उसको सिंपली आपका रेजिस्टेंस से ही डिवाइड करना है। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस आया है वो सिंपल सा मतलब है आपका कि इंडक्टर कितनी अभी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है जो करंट को जाने नहीं दे रहा है, जो आपका जो करंट है उसको जाने नहीं दे रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल भी परेशानी इतना नहीं कि बहुत ही ज्यादा अभी फ्रीक्वेंसी आ गई, ओमेगा आ गया, कैसे करेंगे, या पहले पढ़ चुके हो। बट या फिर यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूले 3-4 लिखाए हैं कि फ्रीक्वेंसी और ओमेगा, टाइम पीरियड क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये आपको थोड़ी थोड़ी पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट इज एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। जैसे इंडक्टर में किया वैसे ही करेंगे किसमें? कैपेसिटर में। जैसे इंडक्टर में किया वैसे ही करेंगे कि आपका कैपेसिटर में। सिंपल यहां भी क्या करना है, माना कोई सर्किट है और सर्किट में से क्या कर रहा है, एक कैपेसिटर बना है। क्या बना है? एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी मान लिया सी है, और उसको जोड़ा गया और सप्लाई दे दी गई एसी सप्लाई। और माना इससे आई करंट पास कर रहा है, अब ये जो कैपेसिटर है इसमें क्या आपका स्टोर होता है, या इक्वेशन की बात करते हैं तो क्या इसमें क्यू चार्ज जाके स्टोर होगा। माना इसमें क्यू चार्ज जाके स्टोर हो गया और वी आपका पोटेंशियल है। वी आपका पोटेंशियल मतलब इस पूरे पोटेंशियल का काम क्या है, वहां पे कुछ चार्ज को स्टोर करना। और कैपेसिटर की इक्वेशन आपको याद होगी थोड़ी सी भी। कैपेसिटर की इक्वेशन क्या होती है? बेटा, कैपेसिटर की इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो कैपेसिटर की इक्वेशन अगर मैं लिखने जाऊं तो क्या होगी आपका? V इज इक्वल टू क्यू बाय सी। क्या आपको याद है कि नहीं है? V इज इक्वल टू क्यू बाय सी। और जो आपने थर्ड चैप्टर में स्टडी किया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल टू आई। डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई। मैं इसको फिर से थोड़ा सा ठीक कर दूं। डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू करंट। अगर मैं डी क्यू को मैं वहां से लिखूं तो डी क्यू की वैल्यू क्या होगी? सी इंटू वी डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू करंट। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? सी तो कैपेसिटी तो कांस्टेंट है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, आई इज इक्वल टू सी तो आ गया बाहर, और वी की वैल्यू क्या होती है? डी बाई डी टी वी एम साइन ओमेगा टी। क्या मेरी बात समझ में आई? यही हमने पढ़ा। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस, और जो आपका जो अभी चेन रूल है उससे क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो आएगा ये ओमेगा सी कोस ओमेगा टी, है ना। और मैं आई और वीएम तो है ही साथ में, वीएम तो साथ में है ही, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ओमेगा सी इंटू वीएम। क्या मेरी बात समझ में आई? और मैं आई को कैसे लिख सकता हूं? अगर मैं आई को और वैसे लिखना चाहूं और इसको मैं कंपेयर करूं, अगर मेरे को इसको ओम्स लॉ की तरह बनाना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन ओमेगा सी। क्या मैं लिख सकता हूं कि नहीं, है ना। और ऊपर सिंपल आपका वीएम कोस ओमेगा टी। क्या मेरी बात समझ में आई है कि नहीं, है ना। अब जो करंट है उसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? वीएम डिवाइडेड बाय 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू कोस ओमेगा टी को अगर मैं साइन की फॉर्म में लिखूं तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। कि मेरी बात समझ में आई? और ये जो नीचे वाली टर्म है जैसे वहां पे किया था, इसको बोल सकता हूं मैं, ये जो टर्म है इसको बोल सकता हूं मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस।
और इसको डिनोट करते हैं XC से, और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस उसको XL से। क्या मेरी बात समझ में आई? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये क्या है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इस क्वेश्चन को बोलने का मतलब वहां पे अगर मैं V को लिखता हूं तो V को क्या लिख सकता हूं मैं? Vm साइन ओमेगा टी। तो अगर मैं करंट को, अगर मैं इसको, अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो बोलने का मतलब हुआ क्या? अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट, तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ? इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट, 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 करंट विल मूव अहेड, current will move ahead of the potential। और जो आपका इंडक्टिव था वहां पे क्या था? लैग कर रहा था। ठीक है, तो यहां पे अपने फॉर्मूले से दिख रहा है कि वो आगे जा रहा है जब दोनों को आपस में कंपेयर करोगे। तो क्या मेरी बात समझ में आई यहां तक? आई होप अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और इंक्रीज हुई होगी। ठीक है, सिंपल अगर मैं इसको लिखना चाहूं, सिंपल अगर मैं डायग्राम की फॉर्म में देखूं तो ये देखो, ये है, अगर फेजर देखूं तो ये है पोटेंशियल और ये है आपका करंट। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? ये देखो 90 डिग्री। कितना एंगल है? 90 डिग्री। मतलब करंट पहले चलना शुरू हो जाएगा पोटेंशियल के कंपैरिजन में, और 9 मतलब T/4 साइकिल पहले या टाइम पीरियड पहले खत्म हो जाएगा। और वर्टिकल एक्सिस तो आपका, वर्टिकल एक्सिस जो है वो तो मैग्नीट्यूड दे ही रही है। मैग्नीट्यूड हमेशा फेजर में कहां आएगा? वर्टिकल डायरेक्शन में। कहां पे आएगा बेटा? वर्टिकल डायरेक्शन में। क्या मेरी बात समझ में आई है? सिंपल उसकी तरह, लेकिन यहां पे उल्टा है। यहां पे क्या है? उल्टा है। क्या मेरी यहां तक सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुई है? ठीक है, डायग्राम बनाने में मुश्किल नहीं है। ऐसा क्यों बना वो पता होना चाहिए, ऐसा क्यों बना ये पता होना चाहिए। आर यू एबल टू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, आगे चले। ठीक है, यहां भी सेम, अगर पावर निकालने को आती है तो पावर की बात करते हैं तो वही होगा पावर V इंटू आई, तो Vm साइन ओमेगा टी, और Im की वैल्यू आई थिंक Im की कोस ओमेगा टी, यही वैल्यू आई थी। सेम उसी की तरह Vm Im बाहर आ गए और डिवाइड बाय 2, और ये बन गया कोस, सॉरी साइन 2 ओमेगा टी। ये आपका साइन 2 omega t। Are you able to getting my point? And the average value of a whole cycle of this particular trigonometric function is 0. Trigonometric function is 0. That's why the power P average is equal to 0 for a capacitive circuit, for a pure capacitive circuit। क्या बात समझ में आई है? कैपेसिटिव सर्किट के लिए पावर कंजम्पशन कितना होगा? 0। पावर लॉस नहीं होगा। इंडक्टिव के लिए भी, लेकिन जो रेजिस्टिव है उसमें होता है, उसमें होता है, लेकिन इसमें होता नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? ओके, सो नेक्स्ट आता है फिर आपका कुछ एक एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल है सबसे पहले, अ लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर। ओके, predict your observations for DC and AC connections. What happens in each case if the capacitance of the capacitor is reduced? अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लैंप अगर डीसी सप्लाई से कनेक्टेड है तो सिंपल सी बात है, डीसी सप्लाई क्या करेगी? डीसी सप्लाई क्या करेगी? चार्ज जाके, जब तक चार्ज वहां पे बढ़ता जाएगा, ठीक है, हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल सेम हो जाएगा फिर चार्ज मूव करता नहीं है। तो क्या होगा पहले केस में, अगर डीसी सप्लाई है तो जब तक चार्ज वहां पे बढ़ता नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा आपका, तब तक करंट फ्लो करता रहेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब दोनों तरफ पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो जो करंट है वो अभी फ्लो करना बंद कर देगा। लेकिन इन केस ऑफ एसी सप्लाई, इन केस ऑफ एसी सप्लाई क्या होगा, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, ठीक है। तो बेसिकली बुझेगा तो कभी भी नहीं, बुझेगा तो कभी भी नहीं,
ठीक है। और सेकंड जो अभी जो क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस इन ईच केस विद द कैपेसिटेंस, अगर अगर डीसी के केस में कैपेसिटेंस बढ़ा दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हमने पढ़ा कि एक्स सी क्या होता है, 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी है ना, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी। अगर आप अगर आप कैपेसिटर इंक्रीज कर दोगे तो क्या एसी के लिए जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो बढ़ जाएगी, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ने का मतलब कि ये जो कैपेसिटर है ये अल्टरनेटिंग करंट को रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो जैसे ही आप कैपेसिटी सी कम करोगे एक्सी बढ़ जाएगा, तो जो लाइट है ठीक है मतलब कम करंट फ्लो करेगा, कम करंट फ्लो करेगा बच्चे, तो सिंपल सी बात है जो उसकी शाइनिंग है वो कम हो जाएगी। ठीक है, वो बेसिकली आपका जो अभी मतलब कम उसकी जो अभी मतलब ग्लो है वो कम हो जाएगा, उसका जो ग्लो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई है? सिंपल इसके एक्सप्लेनेशन आपकी एनसीईआरटी में अच्छे से थ्योरी फॉर्म में लिखी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पूछा क्या है। ठीक है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, एक टाइम के बाद जो अभी मतलब चार्ज है वो फ्लो करना बंद कर देता है, मतलब जो करंट जीरो हो गया, लेकिन अल्टरनेटिव करंट के केस में ऐसा होता नहीं है जी। नेक्स्ट आते हैं आपका 7.4 में 15 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड, तो कैपेसिटी कितनी दी है, अगर सी की वैल्यू में देखूं तो 15 इंटू 10 रेज टू पावर -6 कूलम। ठीक है, वी आर एम एस वी की वैल्यू कितनी दी है 200 वोल्ट, और जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दी है आपकी 50 हर्ट्ज। ठीक है जी, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला अभी ऊपर लिखा था 2 पाई, फ्रीक्वेंसी को अगर मैं पुट कर दूंगा 50 हर्ट्ज, और सी को तो 50 इंटू 10 रेज टू पावर -6 है ना जी, और तो इसकी वैल्यू आएगी आपका 212 ओम, उसकी वैल्यू आएगी आई थिंक 212 ओम। सिंपल इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। सेकंड है इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, इफ द एंड नेक्स्ट क्या फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट, जो करंट पूछा है ओके पहले इज IRMS इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय means V RMS, V if 220 then it is RMS value divided by 212, the value will be 1.04 ampere, and IM peak value will be under root 1.04 into, then value will be approximately 1.47 ampere. Next is if the frequency is doubled, what happens to the capacitive reactance and the current? If the frequency is doubled, if frequency is doubled, then reactance will be halved. Then reactance will be halved. Then reactance की वैल्यू क्या हो जाएगी कम, एंड जो अभी करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डबल, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डबल। सिंपल क्वेश्चन, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है a light bulb and an open coil inductor are connected to an AC source through a key as shown. The switch is closed and after some time an iron rod is inserted into the interior of the inductor. The glow of the light bulb increase decrease is unchanged as iron rod is inserted. Give your answer with reason. सिंपल सी बात है बेटा, इतना तो समझ में आया कि XL की वैल्यू क्या होती है, जो इंडक्टर है वो कितना रिएक्टेंस ऑफर करता है, तो उस रिएक्टेंस की वैल्यू हमने पढ़ा ओमेगा इंटू एल है ना, और यू कैन से दैट 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल। अगर आप क्या करते हो आयरन रोड इंक्रीज करते हो तो इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि वो मैग्नेटाइज हो जाएगा अंदर से। क्या हो जाएगा मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, तो क्या होगा आपका एल बढ़ जाएगा, और एल बढ़ जाएगा तो सिंपल सी बात है आपका जो एक्सएल है वो इंक्रीज हो जाएगा, एक्सएल इंक्रीज हो जाएगा तो सिंपल सी बात है जो करंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जब करंट डिक्रीज हो जाएगा बच्चे तो जो बल्ब है, जो लाइट बल्ब है उसका जो अभी मतलब ग्लो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, जो भी इसका ग्लो है वो भी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सारे चैप्टर आपस में अभी लिंक है। अगर हम जैसे अगर कोई याद होगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन, जो आई थिंक चैप्टर 5th में था, चैप्टर 5 में जो था वहीं से ये वाला क्वेश्चन लिया कि अगर हम
आयरन रोड को इंसर्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर इंडक्टर में तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आई होप आपकी थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अभी मतलब बड़ी होगी। जो अब तक जो स्टडी किया ना बेटा, उसी का एक्सटेंशन है जो आगे हम एलसीआर सर्किट और रेजोनेंस वगैरह अभी पढ़ने वाले हैं, इसी का वो सारा का सारा एक्सटेंशन है। तो आई होप आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। आज के लिए इतना काफी है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है, जिसमें हम बाकी टॉपिक्स को कवर करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहो और अपना ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।